जब मेंस्ट्रुएशन हुआ था। अच्छा, इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन, राइट। तो ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा म्यूटेशन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो देखो, जो म्यूटेशन का पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा, तो देखो म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा और आप इसको नोट भी करेंगे क्योंकि आपको फ्लो चार्ट कहीं मिलेगा नहीं। म्यूटेशन जो होता है, तो म्यूटेशन देखिए दो तरह का होता है। तो पहले हमने म्यूटेशन को दो कैटेगरी में बांटा। तो पहली बात, तो म्यूटेशन है क्या? दे आर हेरिटेबल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस सडन, अचानक से होते हैं, उनको हम म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। तो म्यूटेशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो होते हैं जीन म्यूटेशन जिनको एक्चुअल म्यूटेशन बोलते हैं, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, है ना। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए मैंने एक टर्म यूज किया था, क्रोमोसोमल, टर्म था क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन, है ना। और दूसरा जिनको एक्चुअल म्यूटेशन बोला जाता है वो एक्चुअली क्या है? जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। अब जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो क्या है? अब ये दो तरह से हो सकते हैं, है ना, इंट्रा क्रोमोसोमल और इंट्रा क्रोमोसोमल। तो हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दे आर ऑफ टू टाइप, इंटर क्रोमोसोमल एंड इंट्रा क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल का मतलब हुआ एक ही क्रोमोसोम के अंदर, और इंट्रा क्रोमोसोमल का मतलब हुआ दो क्रोमोसोम के अंदर। इंट्रा क्रोमोसोमल और दूसरा होगा इंटर क्रोमोसोमल, इंटर क्रोमो। अब हम जीन म्यूटेशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ क्रोमोसोमल एब्रेशन को समझते हैं। अब जो इंट्रा क्रोमोसोमल होता है इसको भी फर्दर हम तो दो पार्ट में डिवाइड, तो इंट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या हुआ? विद इन अ क्रोमोसोम, और इंटर क्रोमोसोमल का मतलब हुआ बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। अब देखिए फर्दर फिर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको इंटर क्रोमोसोमल। अब देखो इंटर क्रोमोसोमल कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड होता है? डिलीशन और इनवर्जन। डिलीशन, डिलीशन, डिलीशन किसी भी क्रोमोसोम के पार्ट को डिलीट हो जाना, इनवर्जन उसके सीक्वेंस का उल्टा हो जाना, इनवर्जन क्रोमोसोम में। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा आपको एक्चुअली है क्या चीज। अब फर्दर डिलीशन भी दो तरह का हो सकता है। डिलीशन दो तरह का कौन कौन सा हो सकता है? एक तो होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है क्रोमोसोम के आखिरी पार्ट में
का डिलीट हो जाना, किसी भी आखिरी छोर का, एंड का, एक्सट्रीम एंड का डिलीट हो जाना, ठीक है। इंटर कैलरी का मतलब हुआ इंटर कैलरी, बीच के किसी पार्ट का डिलीट हो जाना। इन्वर्जन एक तो होता है टर्मिनल और दूसरा होता है इंटर कैलरी। टर्मिनल और इंटर कैलरी। इन्वर्जन में मतलब आखिरी हिस्से का अपोजिट होकर के जुड़ जाना या इन्वर्ट हो जाना, और इंटर कैलरी का मतलब बीच के किसी हिस्से का इन्वर्ट हो जाना। अब देखिए क्या है, इन बातों को समझते हैं, पहले एक एक चीज को हम समझते जाते हैं, है ना। चलो ये वाले के भी पार्ट बता देता हूं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, है ना। इसके भी फर्दर दो पार्ट होते हैं इंटर क्रोमोसोम के, जो दो क्रोमोसोम के बीच में होता है, इनके भी दो पार्ट होते हैं। एक हो गया ट्रांसलोकेशन, और दूसरा हो गया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ट्रांसलोकेशन जो होता है, ये होता है दो ऐसो क्रोमोसोम के बीच में जो होमोलॉगस नहीं है, ये होता है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और डुप्लीकेशन जो होता है, ये होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब एक एक चीज को डिस्कशन करते हैं, है ना। क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो पहले आपने चार्ट बना लिया साथ साथ में, तो चलिए निकला शुरू। नहीं बनाया तो पहले चार्ट बनाइए आप, फिर मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। चलिए नोट कीजिए, क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन आर रेयर, रैंडम, आर के बाद रेयर। पहली बात तो तुम यार माइक्रोफोन अपना ऑफ रखो, तुम हमेशा ऑन रखते हो दोस्त, उसको ऑफ रखा करो, जब आपको पूछना हो तभी ऑन किया करो। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर रेयर, कॉमा रैंडम, रेयर, मैं लिखता जाता हूं साथ साथ में। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर रेयर, so they are rare। रैंडम मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं, रैंडम। डिसकंटिन्यूअस, तो देखो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है ये जरूरी नहीं कि अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन या किसी तरह का क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी मुझ में है तो मेरे ऑफ स्प्रिंग में या अगले जनरेशन में जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रखते हैं, ये एक दो जनरेशन के बाद खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन जीन म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है और उसके खत्म होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर रेयर, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस, इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन ये लगातार ट्रांसफर नहीं होंगे, ये गायब भी हो सकते हैं। रैंडम, डिसकंटिन्यूअस, इनहेरिटेबल, फुल स्टॉप। दे कैन बी ऑब्जर्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखिएगा। दे कैन बी ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप, दे कैन बी ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग ड्यूरिंग cell division, during
सेल डिवीजन। इनको माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन के टाइम पे देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन जीन म्यूटेशन को एक्चुअली माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी ऑफ टू टाइप, दे कैन बी ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इंट्राक्रोमोसोमल एंड सेकेंड इंटरक्रोमोसोमल। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्राक्रोमोसोमल, नोट करेंगे, इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशन takes place, intrachromosomal aberration takes place within same chromosome, within same chromosome, ठीक है। they may be further of two type, deletion and inversion। अब देखिए, अब डिलीशन में आ जाते हैं। तो देखो, अब मैं पैराग्राफ नेक्स्ट चेंज करता हूं। तो पहले मैंने आपको बताया हम डिलीशन की बात कर रहे हैं। डिलीशन का मतलब होता है, नोट करेंगे, एंड डिलीशन में ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेफिशिएंसी, किसी ना किसी चीज की कमी पक्का हो जाएगी। एंड डिलीशन there may be, in deletion there may be loss of a particular part of क्रोमोसोम, ठीक है। तो मैंने आपको फर्दर बताया कि डिलीशन भी हो सकता है दो तरह का। अब डिलीशन का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिएगा बात को ध्यान से। एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम को आर्म्स हो गए। क्रोमोसोम के आर्म्स में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। डिलीशन में जब डिलीशन टर्मिनल होगा, तो पहले मैंने बताया टर्मिनल, तो टर्मिनल डिलीशन में क्या होगा, इसका कोई भी टर्मिनल पार्ट डिलीट हो जाएगा, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। तो कोई सा भी इनका टर्मिनल जो पार्ट होगा वो डिलीट हो गया, है ना। तो सपोज दैट ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, या एक से ज्यादा पार्ट, एक पार्ट डिलीट हो सकता है, एक से ज्यादा, लेकिन दोनों ही जीन टर्मिनल में या तो ये वाला डिलीट होगा या ये वाला डिलीट होगा, मतलब आखिरी छोर वाले जो जीन्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो डिलीशन में कोई भी जो पर्टिकुलर पार्ट होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अब डिलीशन के बाद जो क्रोमोसोम हमारा बचने वाला है वो ये रह जाएगा। मियोसिस के टाइम पे या सेल डिवीजन के टाइम पे जब दो क्रोमोसोम आपस में पेयर होंगे तो यहां पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, ई, एफ और जी। मान लेते हैं जैसे नीचे वाला, ऊपर वाला पार्ट डिलीट हुआ, नीचे वाला नहीं डिलीट हुआ। तो टर्मिनल डिलीशन में इसमें क्या होता है कि जो हिस्सा जीन्स का डिलीट हो जाता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर से वो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिलीट हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल है जो बहुत पूछा जाता है ना, नेट के एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं, या रेदर देन एब्रेशन होता है, उसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बच्चा होता है जब वो रोता है तो उसमें बिल्ली के जैसे रोने की आवाज आती है। इस सिंड्रोम को हम क्राई डू चैट सिंड्रोम कहते हैं। क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें से जो ह्यूमन का क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन क्रोमोसोम,
तो हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 5। तो हमारा जो 5वां क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, डिलीशन ऑफ, इसमें 2 आर्म्स होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्या होता है ह्यूमंस में, जब 5th क्रोमोसोम की एक छोटी वाली जो शॉर्ट वाली आर्म होती है वो डिलीट हो जाती है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्राइडू-चैट सिंड्रोम हो जाता है। और क्राइडू-चैट सिंड्रोम में बच्चे की जो साउंड आती है, दैट इज इट्स रिजेंबल लाइक अ कैट इन पेन, अ कैट इन पेन, बिल्ली की जो रोने की आवाज आती है, साउंड। क्लियर? तो ये था हमारा टर्मिनल वाला पार्ट। मैं दूसरा पार्ट भी आपको यहीं पे बता देता हूं। दूसरा सर वाला इसमें पार्ट दोनों है एक साथ नहीं होंगे? क्या? सर इसमें दोनों टर्मिनल के एक साथ डिलीट नहीं हो सकता, या एक ही हो बार सकता एक है में ही पॉसिबल, होगा? लेकिन क्राइडू चैट पे ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, दोनों पार्ट भी डिलीट हो सकते हैं एक साथ, हाँ। ऐसा भी पॉसिबल है। दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बताया डिलीशन इंटर कैलोरी भी हो सकता है। इंटर कैलोरी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, है ना, इंटर कैलोरी वर्ड का, ठीक है। तो जैसे ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई एफ जी एन एच। अब इसमें क्या होता है, बीच का कोई सा भी जो पार्ट होता है वो डिलीट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारा किसी भी क्रोमोसोम का ये बीच वाला पार्ट डिलीट हो गया ना, ये पार्ट डिलीट हो गया। ऊपर का भी हो सकता है या नीचे का भी कोई सा भी पार्ट डिलीट हो सकता है, या ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, है ना, कोई सा भी पार्ट डिलीट हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, तो लेकिन बीच वाला पार्ट डिलीट हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि डिलीशन या तो टर्मिनल होगा और या होगा इंटर कैलोरी। तो मैंने बताया नीचे वाला डिलीट हुआ, तो मैं नीचे वाला इसमें डिलीट करके दिखाऊंगा। ऊपर वाला तो आर्म एज इट इज रहेगा, ए बी सी डी, और नीचे वाले आर्म में ई होगा, एफ होगा, जी गायब होगा और सीधे एच हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिलीशन। नोट कर लिया? नो सर। नो सर। ठीक है नोट करो भाई। सर इसमें ऐसा थोड़ी है कि एक बार में एक ही हो, या एक बार में दो हो, या तीन हो, ये बहुत ज्यादा अगर क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाएगा ना, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाएंगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो डिलीशन वाली प्रोसेस में यही एक रोग है ह्यूमंस में जो पाया जाता है, जो डिलीशन का एग्जांपल है। वरना डिलीट हो जाना, अगर क्रोमोसोम के पार्ट डिलीट हो जाते हैं तो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाता, जनरली ये भी होता है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ इसमें एक होगा, या एक साथ दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं? अरे नहीं, एक साथ 2-3 नहीं होते, एक साथ 10-10 20-20 जीन डिलीट हो जाते हैं, 100 जीन डिलीट हो सकते हैं, बहुत सारे जीन डिलीट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में सिर्फ यही डिलीशन का एक एग्जांपल है। ओके सर। डन भाई? नो सर। ठीक है। अब चलिए, तो मैंने आपको देखिए बताया कि एक डिलीशन टर्मिनल हो सकता है या इंटर कैलोरी। दूसरा आता है इन्वर्जन। अब डिलीशन में क्या होता है, जीन का लॉस हो जाता है। तो नोट कर लेंगे, इन डिलीशन लॉस ऑफ जीन, इन डिलीशन loss of gene takes place, due to which the characteristic
due to which characteristic loss of genes, takes place, due to which loss of genes के बाद takes place, loss of gene takes place, due to which characteristic also disappears. अब देखो दूसरा मैंने आपको बताया इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जीन्स का इन्वर्ट होकर के उल्टा जुड़ जाना। ठीक है, तो देखिए इन्वर्जन भी फर्दर दो तरह का हो सकता है ना। इन्वर्जन हो सकता है कैसा, ये भी टर्मिनल हो सकता है, इट मे बी टर्मिनल, ठीक है, और मे बी इंटरकैलरी। नोट करेंगे इन इन्वर्जन, the part of chromosome, in inversion part of chromosome breaks down and it rejoin, chromosome breaks down and it rejoin the same chromosome. अब देखो पहले आ जाता है टर्मिनल वाले पार्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रोमोसोम था आपके पास में, और इस क्रोमोसोम में जो हमारे जीन्स हैं वैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखिए इसमें ये जो सपोज दैट ये वाला पार्ट जो टर्मिनल पार्ट है जीन्स का, ये जो पार्ट है इसमें इन्वर्जन हो रहा है। अब क्या होगा, इसमें जब इन्वर्जन होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट मूव कर जाएगा, तो ये 180 डिग्री घूम जाएगा, ये इधर से और ये इधर से। तो पहले ब्रेक होगा, ये हिस्सा ब्रेक होगा। तो इन्वर्जन की प्रोसेस में देखिए इसमें सिर्फ जीन का सीक्वेंस चेंज होगा, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल का या जीन्स का लॉस नहीं होता है। तो ये जब मूव कर जाएगा तो बी वाला जीन ऊपर आ जाएगा, ए वाला जीन नीचे आ जाएगा, सी डी ई एफ जी एंड एच। सो दिस इज टर्मिनल इन्वर्जन। तो जब ऊपर के किसी आखिरी वाले पार्ट पे इन्वर्जन होता है, व्हेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन टर्मिनल पार्ट, इन्वर्जन इन terminal part of inversion in terminal part of any chromosome। और जब यही इंटरकैल अब देखिए जब ये इंटरकैलरी होता है और अब इंटरकैलरी में किसी बीच वाले पार्ट में इन्वर्जन हो सकता है ना।
मान लेते हैं इस वाले पार्ट में हो गया। तो फिर से वही सेम चीज, ये 180 डिग्री घूम जाएगा और फिर से इसमें जुड़ जाएगा। तो दोनों में देख रहे हैं कि जीन्स यहां से हटा नहीं, जीन्स खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक का लॉस नहीं होता है, तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। सिर्फ इनमें क्रोमोसोम्स में सीक्वेंस चेंज होता है। सी बी डी ई एफ जी और एच। हो गया भाई? नो सर। अच्छा ठीक, कर लीजिए। मैसेज करना भाई अगर हो जाए, जब हो जाए। डन, ठीक। ओके ओके ओके। अब देखिए, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंटर क्रोमोसोमल, तो नोट करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटर क्रोमोसोमल। तो देखिए पीछे वाले में आ जाते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इंटर क्रोमोसोमल की, तो नोट करेंगे इन इंटर क्रोमोसोमल the aberration takes place between two chromosomes. That's why it affect two chromosome. That's why it affect two chromosome simultaneously. पहली हेडिंग है ट्रांसलोकेशन। Translocation takes place between two non-homologous क्रोमोसोम। अब देखो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन होते हैं? मतलब कि जिनमें सेम सीक्वेंस नहीं होता वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जैसे अगर हमारे एक ही क्रोमोसोम नंबर 1 की दोनों आर्म्स के बीच में हो तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हुआ, लेकिन अगर हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 3 के बीच में हुआ, 1 या 4 के बीच में हुआ, या 2 और 3 के बीच में हुआ, तो ये होगा ट्रांसलोकेशन।
अब देखो ट्रांसलोकेशन में 2 क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक हमारा क्रोमोसोम हो गया ये, ठीक है, एक हमारा ये क्रोमोसोम हो गया, इसका सेंट्रोमियर हो गया, और इसका सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा वाला हमारा जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो ऐसा कुछ है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अब देखो यहां पर ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ कि किसी दूसरे पार्ट का लोकेट होकर के दूसरी जगह चले जाना, है ना। तो अब देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ कि ये वाला जो अपर वाला इसका पार्ट है, मान लेता हूं कि ये पार्ट ट्रांसलोकेट हो गया, इस वाले हिस्से का ट्रांसलोकेशन हो गया। अब इस वाले हिस्से का ट्रांसलोकेशन हो गया, हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम नंबर 1 था, तो देखिए इस वाले का हिस्सा डिलीट हुआ तो हमेशा इसमें क्या होगा, एक वाले पार्ट में जिसका पार्ट चला गया उसमें हो गया डिलीशन, जी और एच, और दूसरा वाला जो पार्ट है जिसमें जाकर के जुड़ गया तो दूसरे वाले में हो जाएगा एडिशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी और सी, ठीक है, ये इतना हिस्सा जुड़ जाएगा जाकर के। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसको हमने क्या बोला, ट्रांसलोकेशन। ये वाला हिस्सा ट्रांसलोकेट होकर के दूसरे वाले क्रोमोसोम में पहुंच गया, किसी और क्रोमोसोम में पहुंच गया। तो देखो जिसका हिस्सा लॉस हुआ, हुआ क्या, डिलीशन, डिलीशन, और जिसमें जाके जुड़ गया उसमें हुआ जाकर के एडिशन, ठीक है। तो इसने दोनों ही क्रोमोसोम को अफेक्ट किया, इस वाले को भी किया और इसको अफेक्ट किया, इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इसकी एक डिजीज भी लिख लो एग्जांपल के तौर पे, याद रखिएगा, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिजीज होती है CML, इसको बोलते हैं क्रोनिक माइलॉइड, क्रोनिक माइलॉइड, माइलॉइड ल्यूकेमिया इसका फुल फॉर्म होता है, ल्यूकेमिया। ये डिलीट ये होती है और ये 22nd क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम
ट्रांसलोकेशन की वजह से होती है, ट्रांसलोकेशन। तो 22 क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होता है जिसकी वजह से डिजीज होती है CML, क्रोनिक मैलिग्नॉइड ल्यूकेमिया। डन? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए दूसरा है डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन, तो नोट करेंगे। डुप्लीकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन homologous, duplication always takes place between homologous chromosome, between homologous chromosome। अब देखिए डुप्लीकेशन में क्या होता है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम मेरे भाई ये लिखो, मैं लिख देता हूं, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन में क्या होता है देखिए, दो क्रोमोसोम है एक ही जैसे, मतलब दोनों होमोलोगस, क्रोमोसोम नंबर 1 के बीच में ही हो रहा है, क्योंकि हम डिप्लॉयड है तो हमारे 2 पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। तो क्रोमोसोम नंबर में 1 में 2 पेयर होंगे, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। बी सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे इसमें भी हुआ ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखो क्या हुआ, एक का पार्ट टूट के दूसरे वाले क्रोमोसोम में चला गया है ना, यही हुआ। तो ये वाला पार्ट ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर के दूसरा जो सिस्टर क्रोमोसोम है उसमें जाकर के जुड़ गया जाकर के, है ना। अब देखो तो इसमें सिर्फ कितना पार्ट रह गया, सी डी ई एफ जी और एच। इस वाले में क्या हुआ, ए बी ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसमें इस वाले पार्ट में डुप्लीकेशन हो गया, ये वाले पार्ट में एबीसी एबीसी ये 2 बार आ गया,
तो इस वाले पार्ट पे डुप्लीकेशन हो गया। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक में डिलीशन होगा, दूसरे में डुप्लीकेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, डिलीशन हुआ, और इसमें क्या हुआ, एडिशन। सर नीचे वाले बी में नहीं होगा? हाँ, बी में सर, क्या चीज? ये है ना सर, ए बी ए, तो सर बी में नहीं होगा नीचे? होगा होगा, ये पूरा डिलीशन, ये पूरा डुप्लीकेशन हुआ। डुप्लीकेट मतलब दो बार कॉपी आ जाना किसी भी जीन की। तो जिस जिस जीन की आ जाएगी उस पूरे में डुप्लीकेशन हुआ। डन, नोट कर लिया? No, sir. हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है। अब आ जाते हैं जीन म्यूटेशन में। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब आइए आ जाते हैं जीन म्यूटेशन में। अब देखो जीन म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, यही बात को समझ लेते हैं। फर्दर जीन म्यूटेशन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जीन म्यूटेशन तीन टाइप का हो सकता है, तीन कैटेगरी का हो सकता है। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सिंपल बात से ही समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाना है, एक जीन की जगह दूसरे जीन का। दूसरा होता है डिलीशन। अभी हम डिलीशन का केस पढ़ चुके हैं, जीन का डिलीट हो जाना। दूसरा होता है इंसर्शन, कहीं पे जीन आकर के इंसर्ट हो जाना, नया जीन का आ जाना। ठीक है, ये जो इंसर्शन और ये दोनों हैं, ये वाले इंसर्शन और डिलीशन, इन दोनों को ही हम कहते क्या है, इन दोनों को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और क्यों कहते हैं? बोथ लीड टू बोथ लीड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब फर्दर जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम फर्दर फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। सब्स्टिट्यूशन में एक जीन की जगह दूसरी जीन आ जाता है ना। अब यहां पर क्या होगा, तो चलिए समझते हैं पहले बात, एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। पहले आप इसको नोट ही करो।
हो गया? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब देखो क्या है कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ। यस सर। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरामिडिन्स। प्यूरिन्स होते हैं ए और जी। एडेनिन और ग्वानिन। और पायरामिडिन्स कौन से होते हैं? सी और टी, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ट्रांजिशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड ले लेता है ना। ट्रांजिशन में क्या होता है, एडेनिन को एडेनिन सॉरी रादर देन ऐसे आप ये लिखेंगे, राइट इट डाउन। प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट करेगा प्यूरिन और पायरामिडिन को सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरा पायरामिडिन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक जीन था, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए जीन, तो सपोज दैट ये कोई एक जीन है। इस जीन में ए टी टी सी सी जी टी ए सी। अब यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया कि प्यूरिन को प्यूरिन ही सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। तो ए जी को करेगा या जी ए को करेगा, है ना। तो सपोज दैट यहां पर जैसे तो प्यूरिन प्यूरिन को करेगा, मैंने आपको बताया प्यूरिन विल सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर प्यूरिन, है ना। और मैंने आपको बताया कि प्यूरिन कौन कौन से हैं। प्यूरिन है यहाँ पे ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन आपके, तो ए जो होगा वो जी से होगा और जी जो होगा वो ए से होगा, तो दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां पर जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो जहां जहां पर एडेनिन है तो एडेनिन ग्वानिन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिस इज एडेनिन, दिस इज एडेनिन, तो एडेनिन का सब्स्टिट्यूशन हो गया ग्वानिन से। तो जो आपका जीन बनेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो यहाँ पे ग्वानिन आ जाएगा, थाइमिन थाइमिन, साइटोसिन साइटोसिन, ग्वानिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि इन दोनों जगहों पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। इन दो प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ये हो सकता है कि जो प्यूरिन है वो पायरामिडिन को सब्स्टिट्यूट करे, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। Pyrimidine will substitute another pyrimidine. तो पायरामिडिन में मैंने आपको अभी बताया कि पायरामिडिन सी और टी होते हैं, साइटोसिन और। तो यहाँ पर
C will be substituted by thymine. Thymine will be substituted by cytosine. तो अब क्या होता है, सपोज दैट इन दो जगहों पर C और C यहां पर हुआ है ना, तो अब जो नया वाला सीक्वेंस बनेगा ये आपका एडेनिन ही है, थाइमिन, थाइमिन। अब साइटोसिन की जगह आ जाएगा ग्वानिन, 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 थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन। तो यहाँ पर दो जगह पर क्या हुआ, एक साइटोसिन प्योर पायरामिडिन ने दूसरे पायरामिडिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम ये कि दो जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस तरह के म्यूटेशन को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हो गया? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक, अब सब्स्टिट्यूशन के बाद आते हैं डिलीशन। अच्छा ठीक है, करो, करके मैसेज करो मुझे। हाँ क्या एक बार शुरू का, ये स्टार्टिंग वाला, ये वाला पहले वाला, इसके पहले वाला, यस सर। ये वाला, हाँ ये। अच्छा ये आगे वाला। देखो ये हमारा एक जीन था, कोई भी जीन था, है ना, हमने एक एग्जांपल लेके हमारा जीन था। अब इस जीन में क्या हुआ, सर इससे पहला ये वाला, यस सर, ये वाला, यस सर, ये सर दोनों। अच्छा तो मैंने आपको बताया कि अच्छा म्यूटेशन जो हो सकता है किसी जीन में। अब जीन क्या होते हैं, जीन्स होते हैं नंबर ऑफ डीएनए से मिलकर बने होते हैं, है ना, और डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस से, है ना। तो हमारा एक लंबा सा डीएनए का सीक्वेंस, ठीक है। तो और जो जीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने। नाइट्रोजन बेस दो तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन्स या पायरामिडिन्स, है ना। तो अब प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ये दो प्यूरिन होते हैं, और ये दो पायरामिडिन होते हैं। और अब क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है इसमें ये दो कैटेगरी के हो सकते हैं। अगर ये ट्रांजिशन है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन अगर ट्रांजिशन टाइप का है, तो एक पायरामिडिन की जगह दूसरा, सॉरी एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आएगा, एक पायरामिडिन की जगह दूसरा पायरामिडिन आएगा। और अगर ये ट्रांसवर्जन है, यहीं पे मैं बता देता हूं, अगर ये ट्रांसवर्जन है so purine will be substituted by what, pyrimidine, or pyrimidine will be substituted purine। अब देखो मैंने आपको यहां पे बताया ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में क्या हुआ, पहला वाले ट्रांजिशन में क्या हुआ, एक म्यूटेशन हुआ और प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ गया। तो यहां पर देखिए ए और ए, ये दो प्यूरिन है,
यहाँ पर म्यूटेशन हुआ तो अब एक ही जगह क्या आएगा, हमेशा एक ही जगह क्या आएगा, जी ही आएगा, है ना, क्योंकि दो ही प्यूरिन होते हैं तो एक ही जगह। अब देखिए जहां जहां पर ए होगा वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जी आ गया, तो एक ही जगह जी आ गया। और यहाँ पे जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। अब जीन का सीक्वेंस कैसे चेंज हो गया, जीन जो होता है ये कुल मिलाकर के ये कोडॉन से बना होता है। देखो जैसे 3-3 का सेट होता है। अभी ये बात थोड़ी थोड़ी आपको और समझ में आ जाएगी जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। तो जीन्स जो होते हैं ये 3-3 के सेट होते हैं। एक इसको हम लोग कोडॉन बोलते हैं या ट्रिपलेट बोलते हैं। ये ट्रिपलेट एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, जहां जहां पर एडेनिन था वहां पे ग्वानिन आ गया। और देखिए पहले जीन का सीक्वेंस क्या था, ATT CCG TAC। अब जीन का सीक्वेंस क्या हो गया, GTT CCG TGC। तो जीन का सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया। जब सीक्वेंस चेंज हो गया तो अब ये अलग तरह की प्रोटीन बनाएगा, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा मैंने बताया कि यहीं पे म्यूटेशन हुआ और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ, पायरामिडीन से पायरामिडीन चेंज हो गया। अब देखो जहां जहां पर पायरामिडीन होगा तो पायरामिडीन क्या है, C और C, ये दोनों पायरामिडीन है और C की जगह T आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ और पायरामिडीन चेंज हो गया। तो देखो सीक्वेंस तो सेम रहा लेकिन म्यूटेशन कहां पे हुआ, CC में, C की जगह G आ गया। तो देखिए अब यहां पर क्या हो गया, तो पहले सीक्वेंस क्या था, ATT CCG। अब सीक्वेंस क्या हुआ, ATT, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस वाले जीन में चेंज आ गया, GGG हो गया। और क्या था, CCG था, CCG की जगह GGG हो गया, ठीक है। और ये यही बना रहा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हुआ, प्यूरिन से प्यूरिमीन चेंज हो गया, दूसरे वाले से क्या हुआ, पायरामिडीन से पायरामिडीन चेंज हो गया। तो जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन की जगह आ जाती है या एक पायरामिडीन दूसरे पायरामिडीन की जगह आ जाता है, इस तरह के म्यूटेशन को हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर, समझ आ गया भाई? यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। दूसरा मैंने बताया डिलीशन। अब हमारा एक जीन था कोई, ये एक डीएनए का सीक्वेंस था, ये हमारा एक डीएनए का सीक्वेंस है। इस डीएनए के सीक्वेंस में AAA, TCAA, TTT और GCA, ये था, है ना। तो यहां पर क्या था, ये 3-3 का सीक्वेंस था। तो हमारा एक क्या हो गया, एक कोडॉन क्या हो गया, AAA हो गया, दूसरा कोडॉन क्या होगा, TCA हो गया, तीसरा कोडॉन क्या होगा, TTT हो गया, और चौथा कोडॉन हो गया। तो ये हमारा एक डीएनए का सीक्वेंस है या जिसको कहेंगे हम जीन है। अब इस जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में डिलीशन हो गया। अब डिलीशन का मतलब क्या हुआ, एक कोई भी एक या एक से ज्यादा कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया। तो सपोज दैट यहां से 20 से A डिलीट हो गया, ठीक है ना। एक भी डिलीट हो सकता है और एक से ज्यादा भी डिलीट हो सकता है। मैं मान लूं कि A यहां से डिलीट हो गया। अब जब A डिलीट हो गया तो अब पूरे के पूरे जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब जीन का कैसे चेंज हो जाएगा, जो नया वाला म्यूटेशन के बाद जो जीन्स बनेगा वो देखिए वो क्या होगा। वहां पर क्या हुआ था, देखिए यहां पे सिर्फ एक इस वाले जीन में चेंज आया, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ 2 जीन में चेंज आया, लेकिन इन वाले केस में क्या होगा, पूरा का पूरे सभी जीन्स चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज जाएंगे, अब देखो यहां पर A और ये वाला A गायब हो गया। अब क्या हो गया, T, AAT हो गया। अब दूसरा क्या हुआ, CAT, फिर क्या हुआ, TTG, TTG और C और A। अब देखिए यहां पर पहले क्या हुआ, पहला जीन था हमारा, यहां पे पहला जीन क्या था, चेंज होने म्यूटेशन होने से पहले AAA था, लेकिन यहां पूरा का पूरा जीन चेंज हो गया। पहला जीन चेंज हो गया क्या, AAT हो गया। दूसरा जीन क्या था, यहां पे दूसरा जीन था TCA, यहां पे दूसरा जीन क्या है, CAT।
ये भी चेंज हो गया। यहाँ पर तीसरा जीन क्या था, टीटीटी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे टीटीजी हो गया तीसरा जीन। यहाँ पर चौथा जीन था सीए, जीसीए, और यहाँ पे सिर्फ सीए बना, जीन ही आधा रह गया, ठीक है ना। तो इससे पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया। इसीलिए डिलीशन को भी हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेम इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। समझ आया, ये डिलीशन हो गया। और ऐसे ही क्या हो सकता है, इंसर्शन। इंसर्शन इंसर्शन में क्या हुआ कि एक कोई दूसरा जीन आकर के इंसर्ट हो गया, कोई नया जीन आकर के इंसर्ट हो गया। ये हमारा एक पेरेंटल जीन था, ओरिजिनल जीन था, ए ए ए जी सी जी, एक जीन ये है जी सी जी, दूसरा ये हो गया यहाँ पर टी टी टी, तीसरा ये हो गया सी टी ए, चौथा ये हो गया जी सी जी, पांचवा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बीच में, स्टार्टिंग में, बीच में कहीं पे एक नया न्यूक्लियोटाइड या यूं कहें एक नया नाइट्रोजन बेस यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो मैं मानता हूं यहाँ पे कोई भी इंसर्ट हो गया, यहाँ पर एक टी आकर के इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जब टी इंसर्ट हो जाएगा तो इसके आगे का सीक्वेंस, जहां पे डिलीशन या जहां पे इंसर्शन होता है, उसके आगे का पूरा जो फ्रेम होता है जीन का, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए इनको हम लोग दोनों को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। पूरे के पूरे फ्रेम में डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर ए और ए के बाद अगला आ गया टी, यहाँ पे टी इंसर्ट हो गया। अब ये वाला और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ए, एक जीन ये हो गया, दूसरा जीन ए जी सी हो जाएगा, ए जी सी हो जाएगा। अब ये जी और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तीसरे वाले जीन में शिफ्ट हो जाएगा जी टी टी, ये तीसरा वाला जीन हो गया। अब ये वाला ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो टी सी टी, ये तीसरा जीन हो गया, चौथा जीन हो गया। अब क्या हुआ, ये जो ए होगा ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ए जी सी, ये नेक्स्ट जीन हो गया, पांचवा जीन हो गया, और छठवें में सिर्फ जी बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एक नए नाइट्रोजन बेस के या एक नए न्यूक्लियोटाइड के इंसर्ट हो जाने से एक पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। इसको हम इंसर्शन म्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ पे डिलीट हो जाने से पूरा का पूरा फ्रेम इधर शिफ्ट हो गया था, देखिए डिलीट हो जाने से पूरा का पूरा जो आपका फ्रेम शिफ्ट हुआ था वो फ्रेम शिफ्ट हो गया था इस डायरेक्शन में, और इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में। इसलिए इन दोनों म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं। ये म्यूटेशन डिलीशन या इंसर्शन है ना, ये भी, ये दोनों ही बहुत ही हैं, इनसे पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है और ये किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे भी खतरा डाल सकते हैं। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नोट करिएगा तो मैसेज कीजिएगा मुझे।
हो गया भाई? डन? हो गया भाई? नहीं हुआ? ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, in frame shift mutation, complete frame of in frame shift mutation, Yes, sir. in frame shift mutation, complete frame of in frame shift mutation, complete frame of gene changes it due to which it may be lethal to due to which it may be आवाज नहीं आ रही due to which सर, एक बार रिपीट कर देना सर। ठीक है भैया, रिपीट कर देता हूँ, चलो लिखो फिर से। In frame shift mutation, complete frame of in frame shift mutation, सर काफी शोर हो रहा है। So in frame completely shift frame mutation, in frame shift mutation, complete frame of genes, complete frame of genes changes. That's why it may be lethal to organism. देखिए ये था हमारा म्यूटेशन। कोई डाउट हो बताइए पहले म्यूटेशन में कितने टाइप के म्यूटेशन आपको, ये किसी भी कंडीशन, कोई डाउट बताओ भाई। नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, चलो दैट्स ग्रेट। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीन म्यूटेशन, हमारा ऊपर हो गया पेडिग्री एनालिसिस, है ना। तो पेडिग्री देखते हैं, उसके बाद कुछ डिजीजेस दी गई हैं, ठीक है। डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट और पेडिग्री भी इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री से एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, इससे नीट में आता है, ठीक है ना। और पेडिग्री समझने के साथ साथ में कुछ डिजीजेस है ना। तो देखो पहले पेडिग्री समझ लेते हैं, देखता हूँ अगर डायग्राम है तो डायग्राम शेयर करता हूँ, वरना मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए पेडिग्री एनालिसिस,
चलिए मैं पेडिग्री आपको बताता हूँ कैसे पेडिग्री बनती है। देखो पेडिग्री क्या होती है, पेडिग्री होती है किसी भी व्यक्ति के पूरी की पूरी फैमिली का, उसके खानदान का पूरा चार्ट है ना। तो कुछ डिजीज के बारे में एक समझ लेते हैं। जैसे एक डिजीज है ना, एक डिजीज मैं आपको पहले बता देता हूँ तभी हमको समझ में आएगा पेडिग्री एनालिसिस। तो जैसे एक डिजीज होती है हीमोफीलिया, सुना है ना? यस सर। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होती है ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है ना। तो हमेशा इसका जो जीन होता है डिजीज का वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो जब हीमोफीलिया होता है उसको हम एक्स एच कहते हैं। अगर किसी, हाँ चलिए, अच्छा हीमोफीलिया क्या होता है चलो मैं बता देता हूँ हीमोफीलिया है क्या, कुछ लोगों ने बताया। हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ब्लीडर डिजीज क्या होती है, ये जिस बंदे को डिजीज होती है, ब्लीडर डिजीज, जिस बंदे को डिजीज होती है चोट लगने पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, उसका ब्लड बहता रहता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, नो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और ये एक रिसेसिव जीन की डिजीज है। हीमोफीलिया का जो जीन है ये एक रिसेसिव जीन है, ये भी आपको बता देता हूं। रिसेसिव जीन आपको पता है जब होमोलॉगस कंडीशन में होते हैं तभी काम करते हैं। तो कोई फीमेल अगर डिजीज है तो उसका जीनोटाइप ये होगा, फीमेल डिजीज, है ना। फीमेल को बीमारी तभी हो सकती है जब क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम पे हो। अगर एक ही क्रोमोसोम में है, दूसरी है सेक्स लिंक डिजीज है, रीजन ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फीमेल होगी, इस फीमेल को खुद को बीमारी नहीं होगी, और लेकिन ये अगली जनरेशन में बीमारी को लेकर के जाएगी। कैरियर नहीं होता क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर किसी मेल के एक्स क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में भी अगर आ गई एक्स क्रोमोसोम में, तो ये डिजीज मेल होगा। तो हमेशा जो कैरियर होंगी वो फीमेल ही होंगी, डिजीज मेल, ठीक है ना। तो ये इस बीमारी के बारे में था, ठीक है। और इस बीमारी की खास बात है ये हमेशा मां से बेटों को होती है बीमारी, ठीक है। नॉर्मली जेनेटिकल डिजीज जो होती है वो मदर से बेटों को ही होती है, ठीक। आप देखो पेडिग्री में एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना? वो चार्ट के सिंबल क्या होते हैं देखिए। अब किसी भी मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बॉक्स, ये मेल का सिंबल हो गया। और फीमेल का सिंबल क्या होता है, ये फीमेल का सिंबल हो गया। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स नहीं पता है तो उसका सिंबल ये होता है। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट फॉर मेल। कैसा मेल? नॉर्मल मेल, तो कोई बीमारी नहीं है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट फॉर फीमेल। कैसी फीमेल? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल फीमेल। ये क्या है? अगर मैं आपसे कह दूं कि एक आदमी है जिसके 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों में चारों लड़कियां हो सकती हैं, चारों लड़के हो सकते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां हो सकती है, 1 लड़का 3 लड़की, कुछ भी हो सकता है, देयर मे बी एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेक्स अनस्पेसिफाइड, है ना, अनआइडेंटिफाइड सेक्स है ना, सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो जब आपको क्वेश्चन में सेक्स नहीं पता हो तो आप उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना। आप देखो दूसरा क्या है, इसी में अगर ऐसा है बॉक्स है, इसका मतलब ये अफेक्टेड या डिजीज्ड मेल है ना। सो दिस इज मेल बट डिजीज, इसको बीमारी है। इसी तरह से अगर ये ऐसा हो तो इसका मतलब ये फीमेल वो है जो डिजीज फीमेल, डिजीज फीमेल, है ना। अब अगर कुछ ऐसा हो
So this is unspecified sex, but it is disease. Yes. This is diseased unspecified. ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ सिंबल है, मेल और फीमेल, और दोनों के बीच में अगर कोई लाइन है, ये लाइन से इंटरकनेक्टेड, इसका मतलब होता है दैट इज मेटिंग और मैरिज। मेटिंग और मैरिज। डन, नोट कर लिया? नो सर। नो सर। मैटिंग मैरिज लिखा हुआ है क्या? मेटिंग भाई साहब लिखा हो, उसके नीचे लिखा हो मैरिज। ओके। तो होता क्या है सर ये? भैया किसी मेल ने फीमेल से शादी कर ली, उसको मेटिंग बोलते हैं या मैरिज बोलते हैं। ओके। अब देखिए, अब देखो यहां पर अगर ये डबल लाइन बीच में बनी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। अगर क्लोज रिलेटिव के बीच में मीटिंग हो, ठीक है, मीटिंग हो, तो उसके लिए डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्या है? ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, है ना, दोनों के बीच में मैरिज है मतलब मैटिंग है। अब इनसे जो बच्चे बनेंगे, है ना, जो इनके बच्चे होंगे, इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग ये वाली लाइन बनाएंगे। तो ये जो लाइन होती है ये नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। और ये इसके बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन के बाद फिर जो ये वाला, ये जो इसके नीचे जो बनेंगे वो सब इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, है ना, ऐसे जो बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट इसके दो बच्चे हो गए, एक लड़का है और एक लड़की है ना, ऐसे अपन कर सकते हैं, ये लड़की हो गई ना, और दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, बट ये आइडियल कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है इट रिप्रेजेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट। ये क्या हो गया? ऑफस्प्रिंग हो गया। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ये डॉटर हो गई, और ये सन हो गया। सर इफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे। ये इन्फेक्टेड, ये भी इन्फेक्टेड, ये भी इन्फेक्टेड, ये भी इन्फेक्टेड, है ना। ओके सर। और अगर इसको हम कलर नहीं करते तो नॉर्मल होती।
तो सिंपल ही है, अगर इसमें हमने कलर कर दिया तो नॉर्मल हो गया और नहीं किया तो नॉर्मल हो गया। आप पेडिग्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पेडिग्री भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पेडिग्री के साथ में ये सिंबल याद रखिएगा और डिजीज पढ़ेंगे, और ये हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको कवर करते हैं। ठीक है, तो होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। चलिए, वेलकम भाई।